वेलकम। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस को इन एमसीक्यू फॉर्मेट। इस वीडियो में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको लगभग 2 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप अपने मन में आंसर को चुन सकें। इसके बाद हम आंसर को डिस्कस करेंगे और इसी तरह इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर एमसीक्यू बन सकते हैं उनको देखेंगे। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग लाइफ फॉर्म? Option A, visible movement. Option B, molecular movement. Option C, ability to maintain and repair their structure. Option D, visible growth. So the right answer is all which are mentioned here. किसी भी लिविंग लाइफ फॉर्म में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एबिलिटी टू मेंटेन एंड रिपेयर देयर स्ट्रक्चर। उसके बाद है विजिबल मूवमेंट और विजिबल ग्रोथ। Question number 2, why molecular movements essential for life? Option A, to maintain and repair their structure. Option B, for their growth. Option C, to digest their food. Option D, to produce sound. So the right answer is to maintain and repair their structure. Question number 3, what do you understand by life processes? Option A, processes to digest food. Option B, processes to maintain the body structure. Option C, processes for physical growth. Option D, processes for respiration. So the right answer is processes to maintain the body structure. वो सभी प्रोसेसेस जो कि हमें या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। Question number 4, what is included in life processes? Option A, prevent breakdown and damage to the body structure. Option B, maintain the physical structure of body. Option C, to develop the chemicals needed in body. Option D, to ensure the respiration and metabolism. So the right answer is all which are mentioned here. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होगा ऑप्शन ए, प्रिवेंट ब्रेकडाउन एंड डैमेज टू द बॉडी स्ट्रक्चर। यानी अगर हमें कोई एक चुनना होगा तो हम ऑप्शन ए को चुनेंगे, बट लाइफ प्रोसेसेस में यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सभी इंक्लूडेड होती हैं। मेंटेन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, टू डेवलप द केमिकल्स नीडेड इन द बॉडी, टू एंश्योर द रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। और अगर कोई एक चुनने को बोला जाएगा तो हम ऑप्शन ए को चुनेंगे, प्रिवेंट ब्रेकडाउन एंड डैमेज टू द बॉडी स्ट्रक्चर। Question number 5, what is nutrition? Option A, transfer energy from outside of body to inside. Option B, eating nutritious food. Option C, eating required minerals and vitamins. Option D, eating proper medicines and supplements. So the right answer is transfer of energy from outside of body to inside. यानी हम हमारे शरीर के बाहर जो भी सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको हमारी बॉडी के अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रह सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। जनरली ये जो सोर्सेज होते हैं इनको हम एज अ फूड हमारी बॉडी में लेते हैं। Question number 6, what is respiration? Option A, take in oxygen from outside to inside body to break down complex food. Option B, process of inhaling and exhaling. Option C, an exercise for lungs. Option D, process to cool down our body. The right answer is option A, take in oxygen from outside to inside body to break down complex food. हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम खाते हैं, पर हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूट कर सिंपलर सब्सटेंसेस में आ जाएं। यही ब्रेकडाउन करने के लिए बॉडी को ऑक्सीजन और कई तरह के मिनरल्स, वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मिनरल वाइटामिन्स तो हम खाने की मदद से ले लेते हैं हमारी बॉडी में। रही बात ऑक्सीजन की, तो उसको हम रेस्पिरेशन नाम की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू, जो हमारी ब्रीदिंग होती है उसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। देन जो ये ऑक्सीजन हमने ली इसे बॉडी यूज़ करती है और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमने बॉडी में डाले हुए होते हैं एज फूड या फिर कोई ड्रिंक, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्मेट में लाती है ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी को बना सके। तो ये जो ऑक्सीजन लेकर हमारे फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंसेस में बनाकर उससे एनर्जी निकालने की ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, for single celled organism the body is in dash contact with its environment. Option A, direct. Option B, indirect. Option C, partial. Option D, no. The right answer is किसी भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी जो बॉडी होती है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एक्सक्रीशन? ऑप्शन ए, प्रोसेस टू टेक इन ऑक्सीजन इन बॉडी टू ब्रेक डाउन फूड. ऑप्शन बी, प्रोसेस टू सेंड आउट वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स of energy generation in body. Option C, process for allowing physical growth. Option D, process to have chemical equilibrium in body. The right answer is option B, process to send out waste by products of energy generation in body. Question number 9, some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are called A, autotrophs, B, heterotrophs, C, xerotrophs, D, omnivores.
द राइट आंसर इज ऑटोट्रॉप्स। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी एनर्जी बनाने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे जनरली हमारे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको जनरली हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, organisms utilize complex substances as food which need to be broken down into simpler forms are called A. autotrophs, B. heterotrophs, C. xerotrophs, option D. omnivores। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला फूड खाते हैं और उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है कि एनर्जी बनाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंसेज में लाया जाए, ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। Question 11, biocatalysts that are needed to break down complex food into simpler form to get nutrition in body are called option A. reagents, option B. catalysts, option C. enzymes, option D. hormones। The right answer is option C. enzymes। enzymes are biocatalysts, यानी कि बायोलॉजिकली जो कैटलिस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शंस में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फूड का उसको तोड़कर सिंपलर फॉर्मेट में लाया जा सके और हमारी बॉडी उससे ईजिली एनर्जी को बना सके। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी टेलीकाइनेसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स जैसे कि प्लांट्स, ये अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस को करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ऑक्सीजन एंड एनर्जी को बनाते हैं। Question number 14, carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of dash which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by plant। Option A starch, option B carbohydrates, option C proteins, option D minerals। So the right answer is starch, यानी कार्बोहाइड्रेट जो कि कन्वर्ट किए जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट्स इमीडिएट बेसिस पर यूज़ नहीं करते हैं फॉर एनी वर्क, उनको वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ स्टार्च, और जब भी फ्यूचर में ज़रूरत होती है एनर्जी की तो वो इस स्टार्च को वापस कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं और इसको एनर्जी बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डैश, यानी हम इंसान या जो एनिमल्स हैं दूसरे, हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी वो सारी एनर्जी यूज़ नहीं करती इमीडिएट बेसिस पर, तो उस एनर्जी को बॉडी में स्टोर करके रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ किया जा सके। तो जिस फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है हमारी बॉडी में, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूटामेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। सो द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई the steps that happens in photosynthesis। Option A absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, option D reduction of carbon dioxide to carbohydrates। The right answer is all of these steps। photosynthesis process में ये सभी steps एक के बाद एक होते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, इसके बाद कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू द केमिकल एनर्जी, इसके बाद स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 17, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट डैश एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डैश। ऑप्शन ए डे नाइट, ऑप्शन बी नाइट एंड डे, ऑप्शन सी डे एंड डे, ऑप्शन डी नाइट एंड नाइट। सो दोनों ब्लैंक्स में आपको दो चीज़ें भरनी है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्राई करिए। सो द राइट आंसर इज डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोसिस, ऑप्शन सी क्रोमेटिन, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। सो द राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। Question number 19, tiny pores on surface of leaves are called। option A stomata, option B xylem, option C phloem, option D corolla। So the right answer is stomata। पत्तियों के स्ट्रक्चर पर जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्मॉल पोर्स जैसे दिखेंगे। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमाटा। जब ये ओपन होते हैं तो इनमें से वाटर इवापोरेट हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस हैपन्स फ्रॉम। ऑप्शन ए स्टोमाटा, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीव्स, ऑप्शन डी रूट्स। यानी सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो कहाँ से होता है? सो द राइट आंसर है सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमाटा से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टोमेटल पोर्स opens when guard cells dash and closes when guard cells dash।
ऑप्शन ए आपके सामने 2 ब्लैंक हैं, दोनों ब्लैंक में 2 चीज़ें आएंगी, आपके सामने 4 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। ऑप्शन ए स्वेल एंड श्रिंक, ऑप्शन बी श्रिंक एंड स्वेल, ऑप्शन सी स्वेल एंड स्वेल, ऑप्शन डी श्रिंक एंड श्रिंक। So stomatal pores opens when guard cells swells and closes when guard cells shrink. So the right answer will be option A. जब ये जो स्टोमेटल ओपनिंग आपको दिख रही है इसके आसपास होते हैं गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं यानी फूल जाते हैं, इनमें वाटर भर जाता है, तो ये फूल जाते हैं और ये जो ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है। वहीं पर जब गार्ड सेल्स जो हैं ये श्रिंक हो जाते हैं, इनमें से पानी का लॉस हो जाता है, तो ये श्रिंक हो जाते हैं और ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये बंद हो जाती है। सो इस तरह से स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ऑपरेट होता है। Question number 22. Which are main minerals needed by plants for their nutrition? Option A nitrogen, option B iron, option C phosphorus, option D magnesium. So the right answer is all of these. किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सभी चारों जो मिनरल्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। Question number 23. The finger-like projection by which amoeba surrounds its food are known as A pseudopodia, option B paramecium, option C food vacuole, option D cell organelle. So the right answer is pseudopodia. ये जो अमीबा आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये इसको जब कोई फूड अपना दिखता है तो ये उसके आसपास इस तरह से फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं सूडोपोडिया। ये खाने के आसपास जाते हैं, उसको घेर लेते हैं और फिर ये जो फूड है ये अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाता है। Question number 24. The main canal in the human beings which involved in nutrition is called A esophagus, option B alimentary canal, option C auditory canal, option D coronary canal. सो द राइट आंसर इज एलिमेंट्री कैनाल। हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक ये जो रास्ता होता है पूरा फूड पैसेज का, इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, और यही इन्वॉल्व होता है हमारे शरीर के न्यूट्रिशन प्रोसेस में, यानी खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 25. द एंजाइम विच कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर शुगर प्रेजेंट इन सलाइवा इज ए सलिवरी अमाइलेज, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी सोमेस्टोस्टेटिन। सो द राइट आंसर इज सलिवरी अमाइलेज हमारे खाने में जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको तोड़कर सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करता है और ये हमारी सलाइवा में पाया जाता है, सैलिवरी अमाइलेज। ऑप्शन क्वेश्चन 26. द रिदमिक मूवमेंट्स विच पुशेस फूड अहेड इन द डाइजेस्टिव ट्यूब आर कॉल्ड, ऑप्शन ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन बी पैरालिटिक मूवमेंट, ऑप्शन सी पैसिंग ऑन मूवमेंट, ऑप्शन डी फेजिंग आउट मूवमेंट। सो द राइट आंसर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना गोल गोल बोलस की फॉर्म में जाता है डाइजेस्ट होकर, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो पीछे की मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आगे की जो हैं वो रिलैक्स होती हैं, तो इस कारण ये जो फूड का पार्टिकल है ये आगे बढ़ता जाता है और यही जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस है इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसके कारण जो फूड पार्टिकल्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27. विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो द राइट आंसर इज हमारे ह्यूमंस के पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट प्रोटेक्ट्स आर इनर स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, यानी हमारे पेट में जो एसिड है वो क्या चीज़ है जो हमारे पेट में मौजूद उस एसिड से हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है उसे बचाती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी पेनक्रियाटिक जूस, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक जूस। द राइट आंसर इज म्यूकस। हमारे पेट की जो इंटरनल लाइनिंग है इस पर म्यूकस की एक लेयर बनाई की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, और यही म्यूकस की लेयर जो पेट में एसिड होता है उससे हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाती है ताकि वो हार्म ना हो जाए। Question 29. Which of the following will have the shortest length of small intestine? Option A herbivorous, option B carnivorous, option C omnivorous, option D parasites. The right answer is carnivorous. जो भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड खाएगा उसके इंटेस्टाइन की लेंथ उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये पेड़ पौधे खाते हैं, इनमें मौजूद सेल्यूलोज को पचाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए बॉडी को, तो इनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। वहीं पर जो कार्निवोर्स हैं जो मांस वगैरह या टिश्यूज़ खाते हैं उनकी बॉडी ईजिली इन टिश्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेती है और इसलिए इनकी लेंथ कंपेरेटिवली देन हर्बीवोर्स कम होती है। सो कार्निवोरस एनिमल्स में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम मिलेगी कंपेयर टू हर्बीवोरस। Question number 30. The finger-like projection in the inner lining of small intestine which helps in absorbing nutrition are called A. villi, option B. pseudopodia, option C. fingers, option D. epiglottis. The right answer is villi. हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ जो लाइनिंग है इसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि मिलियंस की संख्या में होते हैं। जब फूड पार्टिकल यहाँ से गुजरता है तो ये विलाई उसमें से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हमारी बॉडी में भेज देते हैं। Question number 31. In aerobic respiration, the glucose converted into the following products in the cytoplasm of cell. A. ethanol, carbon dioxide and energy. Option B. lactic acid and energy. Option C. carbon dioxide and water and energy. Option D. pyruvate and energy. So the right answer is option D. pyruvate and energy. हमारे साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है ये जाकर टूट जाता है पायरुवेट एंड एनर्जी में। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द लोकेशन 3 तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। जब यीस्ट की बात आती है एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब जो पायरुवेट है ये ब्रोकन डाउन हो जाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में।
वहीं पर जब हमारी मसल्स की बात आती है तब ये जो पायरूवेट है ये ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में। वहीं पर जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है तो यही पायरूवेट ब्रेक डाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। सो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ये वाला केस मिलेगा, हमारे मसल्स के अंदर आपको ये वाला केस मिलेगा, एंड यीस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आपसे सिर्फ साइटोप्लाज्म में पूछा जाए तो पायरूवेट एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट सेट ऑफ एंजाइम्स एंड देयर वर्क। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ऑप्शन बी लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन डाइजेस्ट रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लाइपेज जो है ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्यूलर प्रोसेसेस। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एडीपी, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, ऑप्शन डी एफएसएच। सो द राइट आंसर इज हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है एटीपी को, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके मिलता है, एनर्जी दी जाती है तो बन जाता है एडीपी से अटैच इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसे कहा जाता है एटीपी, और यही एटीपी एज एनर्जी करेंसी जाना जाता है हमारी सेल्यूलर प्रोसेसेस में। क्योंकि बॉडी में कहीं भी अगर कोई वर्क कराना होगा, कहीं भी एनर्जी की नीड होगी तो बॉडी इस एटीपी को उस जगह पर बुलवाती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ये जो बॉन्ड है इसको तोड़वा देती है। इसके टूटने पर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है इन वेरियस प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्टली द प्लांट्स रिलीजेस डैश ड्यूरिंग डे टाइम एंड रिलीजेस डैश ड्यूरिंग द नाइट टाइम। दोनों ब्लैंक्स में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। So the right answer is mostly the plants releases oxygen during the daytime and releases carbon dioxide during the night time. So the right answer is option B. Question number 35, rate of breathing in aquatic animals is dash terrestrial animals because presence of oxygen is low in water compared to air. Option A faster than, option B slower than, option C equal to, option D unknown to. रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स में कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ज़्यादा होगी, फास्टर होगी, क्योंकि पानी में एयर के कंपैरिजन में कम ऑक्सीजन होती है अवेलेबल, इसलिए उस कम ऑक्सीजन में भी बॉडी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी ब्रीथिंग करती है। हैंस इन एक्वेटिक एनिमल्स रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 34, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इन ह्यूमंस। ए ब्रोंकाई, बी एल्वियोली, सी ट्राइकस्पिड वाल्व, डी लंग्स। द राइट आंसर इज अल्वियोली। लंग्स के एंड में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटरनली, जो कि गैस एक्सचेंज में बेसिक जो यूनिट का काम है वो करते हैं, इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है अल्वियोली और एक को बोला जाता है अल्वियोलस। तो ये जो अल्वियोली होते हैं ये असल में गैस एक्सचेंज की प्रोसेस करवा रहे होते हैं हमारे लंग्स में। क्वेश्चन नंबर 35, प्लाज्मा कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ये किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। द राइट आंसर इज हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा कंपोनेंट होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड सेंट टू लंग्स बाय डैश एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाइड टू द बॉडी बाय। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरीज एंड सेकंड ब्लैंक में पल्मोनरी वेन्स, ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरीज सेकंड ब्लैंक में ओर्टा, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन्स दूसरे ब्लैंक में ओर्टा, ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन्स दूसरे ब्लैंक में पल्मोनरी आर्टरीज। So the right answer is oxygen deficient blood sent to lungs by pulmonary arteries and oxygen rich blood supplied to the body by aorta. So right option is option B. Question 37, what do you mean by double circulation? Option A, blood goes through the heart twice during a cycle of circulation. Option B, heart have two chambers. Option C, four chambered heart having two sections each. Option D, both sections of heart supply blood to the body. द राइट आंसर इज डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है एक सर्कुलेशन साइकिल में ब्लड दो बार हार्ट से गुजरा हो। हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, देन उसको भेजा जाता है लंग्स के पास, लंग्स उसमें ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कराते हैं, वापस से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट में आता है और फिर यहाँ से उसको पंप करके वापस बॉडी में भेजा जाता है। तो यहाँ पर दो बार जो है हमारा ब्लड हमारे हार्ट में एंटर हुआ। फर्स्ट टाइम इम्प्योर ब्लड जो एंटर हुआ था, सेकंड टाइम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में एंटर हुआ है। सो हैंस इसलिए बोला जाता है इसे डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 38, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में इज अबाउट डैश mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर जब हमारे हार्ट में रिलैक्सेशन होता है इज डैश mm ऑफ Hg। यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ए 120 एंड 80, ऑप्शन बी 80 एंड 120, ऑप्शन सी 120 एंड 40, ऑप्शन डी 40 एंड 180। सो
सो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमंस में होता है वो है 120/80। इसमें जो 120 है ये है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड प्रेशर 120 mm of Hg होता है। और जो 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब जो प्रेशर है वो 80 mm of Hg होता है। क्वेश्चन 39, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस? ऑप्शन ए स्फाइग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी एनेमोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी एंडोस्कोप। द राइट आंसर इज स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन 40, आर्टरीज हैव डैश एंड वेन्स हैव डैश। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, आपको वो चुनने हैं। सो द राइट आंसर इज आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स, क्योंकि आर्टरीज जो हैं ये पंप्ड जो ब्लड होता है, जब हार्ट ब्लड को पंप कर देता है उस ब्लड को, यानी जिस ब्लड में प्रेशर ज़्यादा होता है उसको लेकर आ रही होती है हमारे टिश्यूज़ के पास में आर्टरीज। इसलिए इनको चाहिए होता है कि इनकी जो वॉल्स हैं वो थिकर हों, मोटी हों, ताकि ये प्रेशर्स को झेल पाएँ। वहीं पर जो वेन्स होती हैं, जब इनमें से ब्लड जा रहा होता है तो ब्लड में उतना प्रेशर नहीं होता है, इसलिए कंपेरेटिव टू आर्टरीज वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थिनर होती हैं, पतली होती हैं। आर्टरीज में क्योंकि पंप्ड ब्लड आ रहा होता है, हार्ट में पंप किया होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में बहता है। पर जब वेन्स से ब्लड जा रहा होता है तो हो सकता है कि ब्लड आगे की ओर भी बहे और पीछे भी आ जाए, पर ऐसा हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो। इसलिए इसमें जगह जगह पर वेल्व्स पाए जाते हैं जो कि वन डायरेक्शनल फ्लो को एंश्योर करते हैं। Hence option A is correct, thicker walls in arteries and thinner walls in veins, and also option D is correct, arteries में thicker walls होती हैं and veins में valves पाए जाते हैं। Question number 41, what are functions carried out by lymph? Option A carries digested and absorbed fat from intestine, option B drains excess fluid from extracellular space back into the blood, option C carries platelets and WBC to fight infections, option D carry red blood cells and supply oxygen. So the right answer is option A and B. लिम्फ के जो मेन काम होते हैं वो हैं कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन और ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। पर ज़रूरत पड़ने पर लिम्फ्स के थ्रू वाइट ब्लड सेल्स भी इन्फेक्शंस वाली जगह पर जा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं फॉरेन इन्वेडर पर। जो मेन काम है लिम्फ के वो हैं ऑप्शन ए एंड बी। Question 42, the vessels in the plants which are involved in transportation of water and minerals to parts of plant are option A xylem, option B phloem, option C tracheids, option D cambium ring. The right answer is xylem. प्लांट्स में दो वेसल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं जाइलम और एक हैं फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि रूट से पानी को एब्जॉर्ब करवाकर प्लांट के वेरियस पार्ट्स में जहाँ जहाँ नीड है वहाँ पर पानी और मिनरल्स को पहुँचाया जाए। वहीं पर फ्लोएम का काम यह है कि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बना है प्लांट का, उसको लीव्स से लेकर प्लांट के वेरियस जगहों पर जहाँ जहाँ नीड है वहाँ तक पहुँचाया जाए। सो जाइलम डील करता है विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वहीं पर फ्लोएम जो है ये डील करता है विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। Question 43, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. Suction is known as option A transpiration pull, option B transpiration push, option C transpiration, option D translocation. The right answer is जब पत्तियों में से पानी इवापोरेट होता है तो जो जाइलम के अंदर पानी मौजूद है वो ऊपर की ओर एक पुल जो है वो महसूस करता है और ऊपर की ओर मूव होने लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ वैक्यूम क्रिएट होता है। ये जो सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ है इन द प्लांट वेसल, इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। और जो स्टोमाटा से ये जो वाटर का लॉस हुआ है बाय एवापोरेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन 44, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स इन द प्लांट बॉडी, ऑप्शन बी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा, ऑप्शन डी प्रोसेस बाय विच प्लांट मेंटेन इट्स टेम्परेचर। The right answer is option B. Process of transporting food to the various parts of plant body is known as translocation. Question 45. The filtration unit in the kidney is option A neuron, option B nephron, option C phloem, option D Bowman's capsule. The right answer is the filtration unit in the kidneys is nephron. एक नेफ्रॉन के अंदर कई सारे आपको कैपिलरीज दिखेंगे, वेसल्स दिखेंगे और बोमेन कैप्सूल दिखेंगे, पर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है ये सभी पाए जाते हैं इनसाइड अ नेफ्रॉन। सो द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। क्वेश्चन 46, व्हाट इज हीमोडायलिसिस? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड, ऑप्शन बी रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड यूजिंग अ डिवाइस, ऑप्शन सी द प्रोसेस बाय विच किडनी फिल्टर आर ब्लड, ऑप्शन डी नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ब्लड। सो द राइट आंसर इज हीमोडायलिसिस। ये डिवाइस का नाम होता है जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। हीमोडायलिसिस
जो डिवाइस है आर्टिफिशियल किडनी, इसमें जो प्रोसेस यूज़ होती है, इसमें ट्यूब्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल होते हैं, इनमें से हमारे ब्लड को गुजारा जाता है। और ये वेसल्स जिस कंटेनर में होते हैं वहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जैसे कहते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। ये उसी फ्लूइड की तरह काम करता है जो कि हमारी किडनी में होता है। जब ब्लड फ्लो होता है इन ट्यूब में से, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं हमारे ब्लड में, वो डायलिसिंग फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे ब्लड से फिल्टर आउट हो जाते हैं। जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है पूरा, तो इसे वापस से हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। यानी कि एक तरह से जो प्रोसेस हमारी किडनी करती है, वही प्रोसेस एक आर्टिफिशियल डिवाइस के हेल्प से हम करवाते हैं इन हॉस्पिटल्स। पर हमारी किडनी जब नेचुरली ये प्रोसेस करती हैं तो वाटर को रीअब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, परंतु जब ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस होती है आर्टिफिशियली, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 6 आउटलाइन कर लिया है, लाइफ प्रोसेसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।